जागरूकता के कार्यक्रम कोविड-19 में आपका स्वागत है श्रोताओं। आपको अनिल का नमस्कार। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। पहले कहते थे कि समूह में बड़ी शक्ति होती है, पर आज का समय इस बात को अलग ढंग से कहता है, प्रदर्शित कर रहा है। यानी किसी भी स्थिति में एक से अधिक जन की उपस्थिति हमको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार परिस्थिति का आकलन करना जरूरी है। खेल अकेले भी खेला जाता है और समूह में भी खेला जाता है, पर लक्ष्य जीतना होता है। खेल में परिपक्वता, दम, लक्ष्य, एकाग्रता का महत्व है। जो इन बातों में अव्वल होता है वही जीत हासिल करता है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारो, कहाँ गए ओ मेरे प्यारो। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी। बरसा घटाओं से लाखों मन पानी, मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली। मेरी तो झोली में 2 फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तुमने ओ बेईमान बहारो।
खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। गोरी चली बाबुल के घर से, डोली ले आओ कहारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोता, इस गीत के पहले हम खेल और खेल की परिपक्वता की बात कर रहे थे। इस कोरोना संक्रमण काल में खेल खेलना शांत है और खिलाड़ी भी चुपचाप हैं। लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के समय और अब की स्थिति का भी आकलन जरूरी है। इस विषय पर हमने स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री अनुराग दीक्षित से बात की। श्रोताओ, हमने बहुत सी ऐसी बातों को आपके सामने रखा है जो लॉकडाउन के दिनों में बाधित हुई और बहुत से लोग इनसे प्रभावित हुए, और लॉकडाउन के पहले बहुत सी चीजें जिनकी रूपरेखा बन चुकी थी, जिनके शेड्यूल बन चुके थे, और खासकर हमारे खिलाड़ी जो साल भर किसी न किसी खेल से जुड़े रहते हैं और उनकी मेहनत, उनका परिश्रम और उनकी लगन उन्हें नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाती जाती है। आज हम इसी विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। अनुराग जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे जरूरी बात है कि आप साल भर खिलाड़ियों के साथ लगे रहते हैं, उन्हें तराशते रहते हैं, उन्हें सिखाते रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। तो बात शुरू करते हैं लॉकडाउन के पहले, जब उस समय खेल की, बैडमिंटन की और बैडमिंटन के खिलाड़ियों की, चाहे वो शहर के स्तर पर हो, चाहे संभाग के स्तर पर, या फिर राज्य के स्तर पर, या फिर व्यक्तिगत रूप में, जी जी, क्या स्थिति थी सर? जी, लॉकडाउन के पहले तो समझ लीजिए कि अपने उरूज पे था, अपने पीक पे चल रहा था ये खेल, और 3 शिफ्ट में हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग चल रही थी, फिर बीच में दोपहर के समय शेड्यूल ट्रेनिंग, और उसके बाद शाम को भी
कोर्ट के अंदर में खेलना। तो इस तरह से पूरी तरह से बच्चे लगे हुए थे आगामी सीजन के लिए, जो कि जुलाई अगस्त में चालू होने की संभावना थी। पर जैसे ही लॉकडाउन लगा और कोरोना संक्रमण या कोरोना से बचाव के उपाय किए जाने लगे, जी, उसके बाद से बहुत सी चीजें, खासकर खेल, बाधित हुए। उसके बाद बहुत सी चीजें बदल गई। शुरुआती दौर में तो यूं लगा कि जैसे ये समस्या 10-15 दिन या 20-25 दिन में का समाधान हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपने भी देखा कि चीजें आगे बढ़ते गई और समस्या गंभीर होते गई जी, वैसे वैसे इसका मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनकी जो इतने दिनों की मेहनत है जी, वो उसमें एक गैप सा आ गया, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे थे, बैडमिंटन कोर्ट में भी नहीं उतर के खेल पा रहे थे। तो ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक रूप से उनको परेशान जरूर करने लगी। जी, जैसा कि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी होता है स्टेमिना या शारीरिक क्षमता, जी, उसके साथ ही आजकल का जो प्रशिक्षण है वो मनोवैज्ञानिक रूप से काफी असर रखता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई और खिलाड़ी जो रोज सवेरे, दोपहर, शाम को ग्राउंड में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, जी, जी, उनको किस तरीके से आप लोगों ने संभाल के रखा? देखिए, लॉकडाउन के प्रोसेस में जहां तक खिलाड़ियों के मनोविज्ञान की बात है तो उसको दो तरह से उसका एक सकारात्मक असर भी हुआ, लेकिन वो शुरुआती दौर में हुआ जब ये 10 से 15 दिन के बीच में लॉकडाउन था जी। उस दौर में खिलाड़ियों को एक ये था कि उनको एक समय मिल गया था आत्मविश्लेषण करने का कि हम कहाँ हैं, हमको किस तरह से और इसमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब वो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा तो वो एक अवसाद की स्थिति निर्मित हो गई जी। इसमें हमारे प्रशिक्षकों ने और हम लोगों ने मिलके फिर उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है खिलाड़ियों को उनके घरों में ही जो है उनका शेड्यूल भेज दिया गया कि मतलब आपको इतना फिजिकल एक्सरसाइज करना है और उसका वीडियो जो है बना के आपको हमें दिखाना है कि आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। अनुराग जी, बात आती है आशावादी होने की और खिलाड़ी बहुत आशावादी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हर गेम और हर खेल ये इस आशा पे कि कल या अगला गेम मेरे लिए अच्छा होगा जी। तो ये जो मनोवैज्ञानिक बात थी और मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोगों ने उन्हें समझाया, ये आशा उनकी कैसे ठीक है 10 दिन की बात थी, 15 दिन की बात थी, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा तब की स्थिति और गंभीर होती गई जी। उस समय में या फिर जैसे अवधि बढ़ती गई लॉकडाउन की तो उस समय पे कैसे उनको आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि हम वीडियो के जरिए उनको फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है वो घर पे रह के ही करने लगे जी। और अभी तो कंडीशन ये है कि पिछले अनलॉक में जो अनलॉक फर्स्ट हुआ है उसमें आउटडोर में जाके कम से कम उन लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग करने की अनुमति मिल गई है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वो जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में मनोवैज्ञानिक दबाव को मतलब किस तरह से उन्होंने फेस किया या हमने किस तरह से डील किया, तो मैं आपको बता दूं कि खिलाड़ी होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है जी कि खिलाड़ी जो होता है वो बचपन से ही हारना जानता है। क्या बात है। न केवल जीतना ही नहीं बल्कि हारना जानता है। जी जी। अच्छा, वो हारता भी अपने लोगों के ही साथ है ना, तो इसीलिए उसके अंदर में एक स्पिरिट डेवलप, अपने दोस्तों के साथ ही खेलता है वो, वही दोस्त जिनके साथ वो बैडमिंटन कोर्ट के बाहर बैठता है, हंसता है, बोलता है, बात करता है जी, है ना, उन्हीं से वो हारता भी है, उन्हीं से वो जीतता भी है। तो खिलाड़ी को शुरू से ही हारने की एक मनोवैज्ञानिक उनका एक वो बना हुआ रहता है जी। तो अवसाद की स्थिति में जाना या इस तरह की स्थितियों में कुछ परेशानी बहुत ज्यादा महसूस करना ये नहीं हो पाता उनके साथ, क्योंकि मानसिक रूप से वो बहुत प्रबल हो चुके रहते। अब बात आती है अनुराग जी रायपुर डिस्ट्रिक्ट के खेल की, बैडमिंटन की, तो ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद संभाग लेवल पे और उसके बाद स्टेट लेवल पे,
जी, तो जी। इसको लॉकडाउन की अवधि में कैसे आप लोगों ने इनका प्रबंध किया? देखिए, लॉकडाउन की अवधि में चूंकि हम सरकारी निर्देशों से बंधे हुए होने के कारण मजबूरी है कि हम बैडमिंटन हॉल खोल नहीं सकते, बल्कि मैं आपके माध्यम से राज्य शासन से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि इस पे पुनर्विचार करे और इंडोर गेम्स को खोलने की इजाजत दे, ताकि खिलाड़ी जो है अपना आगे का शेड्यूल जारी कर सकें। इस पूरे लॉकडाउन के सिलसिले में एक नुकसान खिलाड़ियों को जो हो रहा है, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है, वो ये है कि जैसे कि जूनियर वर्ग के खिलाड़ी होते हैं, 13 वर्ष आयु समूह, 17 वर्ष आयु समूह, 15 वर्ष आयु समूह, तो हो क्या रहा है कि ये जो एक लंबा फेज जो चल रहा है इस महामारी का, जी, इसमें जो समय निकल रहा है, इसमें मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको अभी 3 महीने 4 महीने बाद वो 13 साल उसका कंप्लीट हो जाएगा, जी, तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या है, इस सीजन में जो है ना, जो उसका आखिरी साल था 13 वर्ष में जी, जी, खेलने जी, का, जी। तो वो नहीं खेल पाएगा। हाँ, हाँ, तो इस तरह से मैंने बहुत से खिलाड़ी जो हैं इसमें उनका जो अपना आयु वर्ग है, जी। उसमें वो न खेल के अब उनको बड़े आयु वर्ग में खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक नुकसान जरूर खिलाड़ियों को हो रहा है, और इसी के लिए हम शासन से निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, तो जब तक ये हमको शासन की तरफ से निर्देश नहीं मिलेगा, हम राज्य बैडमिंटन स्पर्धाओं के लिए हम कैलेंडर जारी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, है ना। जी। पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, उसमें फिर खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं जो स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, और फिर स्टेट एसोसिएशन जो है स्टेट टीम का चयन करता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जाके खिलाड़ी खेलते हैं। तो इस तरह से एक श्रृंखला, एक चैन बनी हुई है जी। अब वो चैन जो है ऊपर से नीचे तक अभी सब तरफ जो है पूरी तरह से बंद है। तो ये एक समस्या है खिलाड़ियों को। जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद अनलॉक, ये जो स्थिति आपने बताई कि अब शुरू हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जैसा शासन के निर्देश हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात और बार बार अपने आप को बचा के रखना, मास्क लगाने की बात, तो जी। होता यह है कि खिलाड़ी एक खुले वातावरण में खेलता है अनुराग जी, और उसको पूरे स्टेमिना के साथ खेलना पड़ता है। हाँ। जी। और आजकल तो बैडमिंटन देखा जाता है कि बहुत स्टेमिना और गति वाला या स्पीड वाला हो गया है। जी। कि उसी ग्राउंड में आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी है, उसी ग्राउंड में आपको अपनी क्षमता भी दिखानी है। जी। अब कैसा अनलॉक में क्या कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं? देखिए, अनलॉक में हमको जहां तक इंडोर गेम्स की छूट की बात है, तो वो तो केवल मैंने ग्राउंड में जाके दौड़ भाग करना या शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग या शारीरिक प्रशिक्षण जैसा काम हम कर सकते हैं जी। लेकिन जब तक कि इंडोर यानी आपका बैडमिंटन कोर्ट नहीं खुलेगा, कोर्ट की प्रैक्टिस एक अलग चीज होती है। खिलाड़ी जो है अभी वो कोर्ट के अंदर की प्रैक्टिस को मिस कर रहा है जी। और उसी कारण जो है कोर्ट न खुलने की वजह से कोर्ट के अंदर की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कोर्ट न खुलने की वजह से टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं जी। और इससे होता यह है, टूर्नामेंट जब हमारे खिलाड़ी क्या है, सामान्य स्थितियों में लगातार टूर्नामेंट खेलने बाहर भी जाते रहते हैं, राज्य में भी और जिले में भी खेलते हैं, तो उससे क्या है, उनका एक मैच टेम्परामेंट बना रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, सारे टूर्नामेंट्स बंद हो गए हैं, प्रैक्टिसेस बंद हो गई, तो इससे खिलाड़ियों के मैच टेम्परामेंट पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जी, है ना जी। तो उसके लिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेंटल फिटनेस का तो हम उनको फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस का भी हम उनको नुस्खा दे रहे हैं और बच्चे उस तरह से उस पर काम भी कर रहे हैं, है ना। काउंसलिंग हम लोग करते हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इस तरह से जो भी हम प्रयास बन पड़ रहा है वो अपने स्तर पे हम कर रहे हैं। जी। अनुराग जी, बात आती है कि बड़े खिलाड़ी जो हैं वो तो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि कभी न कभी हम खेलेंगे, पर सवाल ये होता है कि वो जो छोटे बच्चे हैं जो काफी उत्साहित होते हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए उनको तैयार करना या उनको उससे जोड़े रखना, क्योंकि जैसा पढ़ाई होती है तो पढ़ाई घर में अलग है, स्कूल में अलग है। वो एक कोई होते हैं जो दोनों जगह की स्थिति को बरकरार रखते हैं या बिल्कुल सामान्य रूप से उसी स्थिति में पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं। तो ये वाली बात
बच्चों के साथ कैसे ट्रीट कर पाएंगे आप? बच्चों का इसमें एक निश्चित रूप से एक नुकसान हो रहा है। जो आप जो बिल्कुल नौसिखिए जो बच्चे आते हैं, नौनिहाल बच्चे जो बिल्कुल नया नया, उनके माता पिता शौक से, बहुत से माता पिता तो इसलिए भी उनको खेल के मैदान में लाके छोड़ते हैं ताकि ये बच्चा मोबाइल या टीवी जैसी इन चीजों से दूर रहे जी। तो एक तो नुकसान बंद होने से ये हुआ है कि वो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो जो बच्चे जो कुछ समय से आ रहे हैं, जिनका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है जी, वो अचानक इस तरह से ये लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ कि अब उनको बहुत से बच्चे हो सकता है कि वो फिर से वो इंटरेस्ट को नहीं ला पाए, या उस तरह की चीजें उनके अंदर में जो जागा हुआ इंटरेस्ट था वो फिर से खत्म हो जाए। कुछ बच्चे उसमें सफल हो जाएं, कुछ असफल हो जाएं जी। ये एक नए बच्चों के लिए एक बड़ा नुकसान ये जरूर हुआ है जी। तो अब आगे की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? आगे की स्थिति के लिए सर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से को पत्र लिख के जो है उनसे अनुरोध किया जाएगा जी कि हमको आप खोलने की इजाजत दीजिए, और हम जो है जो भी दिशा निर्देश शासन के होंगे उसका हम कड़ाई से पालन करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने एसोसिएशन ने तैयारियां भी कर ली है, जैसे बुखार नापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग जी, सैनिटाइजिंग मशीन जी, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाना कोर्ट के अंदर में, मतलब हॉल के अंदर में जी। तो इस तरह से हमने अपने स्तर पे सारी तैयारियां कर रखी हैं, और भविष्य में भी मतलब उसका पूरा हम पालन करवाएंगे बच्चों से जी। और हमारे प्रोफेशनल बच्चे तो ऑलरेडी इन सब चीजों को लेके अवेयर हैं, उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। वो लोग तो दुनिया जहां में खेलते घूमते हैं बिल्कुल, तो उनको ऐसा कुछ सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हमें सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, और हमने तो अपने पत्र में शासन को आश्वासन भी दिया है कि वो सावधानियां रखेंगे। क्या बात है। अब बाकी सब जो है अब सरकार के ऊपर है सर। अब आखिरी में आप खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सब्र करें, बस कुछ ही समय में हम लोग फिर से एक बार उसी तरह से अपने बैडमिंटन कोर्ट में होंगे, उसी जज्बे के साथ हम खेलेंगे, उसी जज्बे के साथ हम जीतेंगे, उसी जज्बे से हम हारेंगे, और उसी जज्बे से हम आगे बढ़ेंगे। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक फेज है, एक समय है जो गुजर जाएगा, और हम फिर से एक बार अपने खेल में उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ जुट जाएंगे। भविष्य का कार्यक्रम बहुत जल्दी हमारे राज्य बैडमिंटन संघ की मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जिससे स्टेट का जो है साल भर का जो है कैलेंडर निर्धारित किया जाएगा, और किस आधार पे राज्य चैंपियनशिप की जाएगी, उसका स्वरूप क्या होगा। मतलब खाली विशेष प्रोफेशनल खिलाड़ियों को उसमें खिलाया जाए, या प्रत्येक खिलाड़ी को उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए, ये इन सब बातों का निर्णय होगा, क्योंकि खेल तो हमें आगे बढ़ाना ही है, और ये मुसीबतें तो जीवन में आती जाती रहती हैं। तो जल्दी ही स्टेट एसोसिएशन की मीटिंग होगी, और उसमें हमारा इस नए सत्र का कैलेंडर बन जाएगा, और उसके मुताबिक हम लोग आगे अपना खेल का कार्यक्रम जारी कर देंगे। तो अनुराग दीक्षित जी, आज आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप श्री अनुराग दीक्षित, स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी और स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी से की गई बातचीत सुन रहे थे। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल,
और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। मुन्नी, बोलो बोलो। दीपू, बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए। मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए। मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। मम्मी, बोलो बोलो। पापा, बोलो बोलो। मम्मी, बोलो बोलो। पापा, बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। पापा को दीपू से, मम्मी को मुन्नी से प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। कला और कलाकार, रंगमंच और रंगकर्मी अपने अभिनय से किसी भी किरदार को जीवंत करता है। कोरोना संक्रमण काल में फिल्मों के प्रदर्शन बंद हैं। मंच पर नाटक, नाट्य कला का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छालीवुड और रंगमंच से जुड़े लोगों के बारे में हमने जानना चाहा। इस बारे में श्री चंद्रशेखर चकोर, जो रंगकर्मी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता, लेखक, कथाकार और पारंपरिक खेलों के आयोजन करता है, हमने उनसे बातचीत की
और उन्होंने हमें बताया। चकोर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। चंद्रशेखर चकोर जी, आप रंगमंच से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता हैं, कलाकार हैं, कथाकार हैं। तो लॉकडाउन के पहले आपके क्या कार्यक्रम थे और किन विषयों पर आपके कार्यक्रम चल रहे थे, आपकी गतिविधि चल रही थी, पहले उनके बारे में बताएं। अब लॉकडाउन के पहले तो फिल्म निर्माण के संबंध में तैयारी चल रहा था और अचानक होली के बाद लॉकडाउन लगा तो पूरे गतिविधि मतलब ड्रॉप हो गए। न उसका रिकॉर्डिंग भी कर पाए, न किसी तरह की तैयारी कर पाए, जो अभी तक रुका हुआ है। और जब तक अब स्थिति साफ नहीं हो जाता तब तक कुछ कर भी नहीं सकती इसमें। और इसी तरह सभी का है पूरे छालीवुड में। कुछ जो फिल्म बन चुकी है वो तो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं जी, और बहुत सारे ऐसे भी फिल्म है जिनका लगभग आधी शूटिंग हो चुकी है जी, उन लोग अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फंसे हुए मतलब सबके सब। और उसी कड़ी में मैं भी अब रुका हुआ हूँ क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस फ्लोर में जाना था कि लॉकडाउन हो गया तो पूरी गतिविधि ही रुक गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। चंद्रशेखर चकोर जी, आप जैसा आपने बताया फिल्म निर्माण के बारे में, फिल्मों की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, शूटिंग के बारे में, उसी तरीके से आप रंगमंच से भी जुड़े हुए कलाकार हैं। जी जी, इसके बारे में बताएं। हाँ, रंगमंच के क्षेत्र में मैं छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य है चंदैनी जी, उस शैली में ही छत्तीसगढ़ी नाटक का प्रदर्शन करता हूँ। और इस समय खोखन खल्लू नाटक का कर रहा हूँ लगातार जी। तो रंगमंच में क्या है कि हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिहर्सल करना पड़ता है। जी जी, तो वो पूरा सब खत्म हो गया है कि अपन रिहर्सल नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो पा रहे पूरे कलाकार। और लॉकडाउन के समय तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो पाते थे। और अभी तो थोड़ा से माहौल ठीक है तो कम से कम संपर्क हो जाता है, चर्चा हो जाता है, लेकिन रिहर्सल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आगे शो भी नहीं होगा क्योंकि सरकारी कार्यक्रम तो ऐसे भी बंद हो गई है और कार्यक्रम सब रद्द कर दिए हैं। तो गांव में भी कार्यक्रम नहीं हो रहे कहीं वह कोई जी। रंगमंच से जुड़े हुए या लोक कला मंच से जुड़े हुए कलाकारों को कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे कलाकार आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनका रोजी रोटी मुख्य रूप से कला का क्षेत्र ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लगभग 2-3 महीने हो गए हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और देखते हैं इसके बाद अब आगे क्या होता है कि रिहर्सल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर रिहर्सल भी करते हैं तो शो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ शो करेंगे, सारे प्रश्न उठेगी। क्योंकि दर्शकों के सामने ही जितने भी शो होते हैं, फिल्म के प्रदर्शन होते हैं, वो तो सब दर्शकों के लिए ही होते हैं और दर्शकों के सामने ही होते हैं। जी 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 जी। तो जैसा आपने बताया चंद्रशेखर चकोर जी, चंदैनी जो लोक नाट्य है। हाँ, लोक नाट्य चंदैनी जी। अब वैसे तो मैं 2003 से स्टार्ट किया हूँ इस शैली पे काम करना जी। 2003 में एक इस शैली में नाटक लिखा था टेखा राजा करके, और बाद में 2007 में इसका शो भी प्रारंभ किया। 25 शो करने के बाद इसका एक पुस्तक भी प्रकाशित कर चुका हूँ जी। और उसके बाद फिर एक खोखन खल्लू नामक टाइटल से, शीर्षक से वो नाटक जो तैयारी किया हूँ उसी का शो कर रहा हूँ लगातार। अच्छा। वैसे ये जो चंदनी शैली है इसमें मूल रूप से लोरी और चंदा के प्रणय गाथा को प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। मैं इस दिशा में थोड़ा से परिवर्तन किया हूँ और साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वलिखित रचनाओं को ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा। जो हास्य के साथ ज्ञानवर्धक भी है, संदेशपरक है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं कि एक नई चीज देखने के लिए मिल रहा है ऐसा करके। तो ये एक चंदनी की पुनः स्थापना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है और इसी में आगे काम होता रहेगा। तो ये जो चंदैनी लोक गाथा है, इसके शो कितने हो चुके हैं आपके? चंदैनी प्रस्तुतिकरण की वो प्रक्रिया है, शैली है जी। जैसे पंडवानी का अलग प्रस्तुतिकरण होता है, नाचा गम्मत का अलग होता है, लोक कला मंच का अलग, उसी तरह चंदैनी भी एक फॉर्मेट है। और इसमें लोरी और चंदा की प्रणय गाथा को भी प्रस्तुत करते हैं लगभग बहुत पुराने समय से, और मैं इसमें साहित्यिक दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो टेखा राजा का 25 शो किया था, जिसमें लगभग 8-10 शो ऐसा था जो संस्कृति विभाग के सहयोग से हुआ था, बाकी सब लोक जीवन में आयोजकों के द्वारा हुआ था। और उसी तरह खोखन खल्लू का भी शो कर रहा हूँ लगातार, जिसमें लगभग 7 या 8 शो संस्कृति विभाग के सहयोग से हुआ है। बाकी वही 8-10 शो जो किया हूँ वो लोक जीवन में आयोजन जो करवाए हैं, लोग आमंत्रित किए हैं, उसके लिए किया हूँ। अभी लगभग लॉकडाउन लगने के लगभग 2 महीना पहले वहाँ किया था संस्कृति विभाग में, मुक्ताकाशी मंच है वहाँ, लेकिन एक वहाँ हॉल भी है, वो हॉल में मैं किया था शो। आप कथाकार भी हैं जी। आप कुछ लिखते भी हैं, कहानी भी लिखते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि
बहुत सी चीजों को आप परिवर्तित करके दर्शकों के सामने रखते हैं। तो कथाकार के रूप में आपका अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था? हाँ, वैसे कहानी, छत्तीसगढ़ी कहानी का लेखन मैं लगभग 1987 से बहुत कम रूप से स्टार्ट कर दिया था। 2008 में एक छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह डहरचला का प्रकाशन हुआ था जी। भी एक परिया टोरौनी रेखा नामक छत्तीसगढ़ी कहानियों का संग्रह विमोचन हुआ है। उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, होली के आसपास है। हाँ हाँ। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद मैं वही लेखन के क्षेत्र में एक छत्तीसगढ़ी उपन्यास का लेखन कार्य किया हूँ, जिसका शीर्षक ही लॉकडाउन रखा हूँ। अच्छा। लॉकडाउन में मुख्य रूप से अंधविश्वास, अंधाध्यात्म और पाखंड के खिलाफ लॉकडाउन एक संदेश है उसमें मूल रूप से। और इसी विषय पर उस उपन्यास का लेखन किया हूँ, जो पहले चरण में लेखन हो चुका है, बस उसका संशोधन करना है प्रकाशन के लिए जी। वो बाकी है। और इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर तो हम कुछ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते जी। तो छत्तीसगढ़ी एक फिल्म का स्क्रिप्ट है, उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। बात आती है, आपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सहेजने के लिए भी लेखन कार्य किया है। तो ये जो पारंपरिक खेल हैं, इनको आपने गांवों में जीवित रखने के लिए और प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर इसे एक मुकाम देने के लिए क्या काम किए हैं? अब छत्तीसगढ़ी लोक खेलों का संग्रह तो और आयोजन 1990 से मैं शुरू कर दिया था जी। अभी छत्तीसगढ़ के लगभग 10 जिले में मैं इकाई का गठन किया हूँ और प्रदेश स्तरीय एक संस्था है छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक खेल एसोसिएशन, उसका स्थापना किया हूँ। तो सभी जिला इकाइयों में तो आयोजन करता हूँ, 1-2 आयोजन मतलब वर्ष में एक बार जी। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ। 4-5 आयोजन हुए हैं माधवराव सप्रे शाला रायपुर के मैदान में, जो खेल एवं कल्याण विभाग के सहयोग से हुआ है। अच्छा। प्रदेश स्तरीय आयोजन के लिए बजट कुछ ज्यादा लगता है, तो स्वयं से या चंदा ऐसा करके सहयोग नहीं कर पाते, तो जब सहयोग मिलती है तो कर लेते हैं आयोजन। लेकिन अभी तो खैर लॉकडाउन के दौरान कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी तीजापुरा के समय आयोजन करते हैं, हरेली में भी करते हैं, तो हरेली में भी संभावना नहीं है कि कर पाएंगे। और ये गर्मी के दिन जब मई जून है, वहाँ दतरिंगा गांव में करते हैं गिल्ली डंडा का प्रतियोगिता, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन प्रदेश से आयोजन कर चुके हैं और इन खेलों को और आगे प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रयास अभी भी जारी है, संपर्कों के माध्यम से, फोन के माध्यम से। चंद्रशेखर चकुर जी, आपके रंगमंच के साथी कलाकार और फिल्मों के कलाकार, चाहे वो पर्दे में आने वाले हों या पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हों, उनकी स्थिति अभी क्या है? स्थिति तो खराब है बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों का खैर सरकारी कर्मचारी है जो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो व्यवसायी हैं, छोटे मोटे काम जो करते हैं, या बहुत ज्यादा केंद्रित है फिल्म या रंगमंच से। तो इन लोगों का मतलब बुरा हाल मान के चलिए फिलहाल, क्योंकि 3-4 महीने से लगभग होली के बाद से कंटिन्यू आय का एक भी स्रोत नहीं रहा है उनके पास, और इतना कमाई भी नहीं है इस क्षेत्र में कि जमा पूंजी हो जिससे वाहन कर सके, अपने आप को संभाल सके। यहाँ फिल्म प्रोड्यूसरमेंट एसोसिएशन भी है, उनके द्वारा जो ज्यादा स्थिति खराब ऐसे है, जैसे स्पॉट बॉय है या लाइटमैन में काम करने वाले सहायक लोग हैं जी जी, इन लोग को भी सहयोग कर रहे हैं एसोसिएशन द्वारा। अच्छा। इनमें बहुत सारे प्रोड्यूसर लोग अपने अपने तरफ से सहयोग किए हैं, इकट्ठा किए हैं राशि, लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास हुआ है। उसी में इन लोग को 1000 रुपया 1500 जो राशन के हिसाब से सहयोग किए हैं अभी, और बाकी सहयोग तो लोग को नहीं मिला है। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, अगर काम शुरू नहीं होती है अभी तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होगा जो इन पर केंद्रित है, फिल्म पर या रंगमंच पर जी। तो अब आगे की क्या योजना है? अब योजना तो खैर बना ही लेंगे, लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होते कोरोना को लेके, जहाँ सामूहिक, हर चीज तो सामूहिक है जी हाँ, रंगमंच का कार्यक्रम होता है, समूह ही वाले काम है, खेल का भी समूह का है, फिल्म भी समूह है। तो जब तक शासन स्तर से आदेश नहीं मिलेगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम को लेके या सार्वजनिक कार्यों को लेके, तब तक तो कुछ कर ही नहीं सकते योजनाओं को। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर लोगों में चल रही बात की शासन स्तर में जाएंगे, उनसे सहयोग लेंगे जी, या स्थिति को सुधारने की अपेक्षा रखें उनके माध्यम से। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में जेम के द्वारा क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेहतर है कि जल्दी से जल्दी टाकीजों को भी शुरुआत करें और शूटिंग के लिए भी हम लोग को फ्री करें, ताकि आदेश करें कि हम लोग
कम से कम अपना कार्य तो स्टार्ट कर सके। थोड़ा बहुत भी अगर पैसा आता है लोगों के पास, कलाकारों के पास, तो अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि नहीं संभाल पाएंगे तो स्थिति वैसे ही होगा जैसे मजदूर लोग बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे विषय को लेके, इस क्षेत्र को लेके, क्योंकि संरक्षण के दृष्टिकोण से नहीं के बराबर है, कोई सीधा नहीं है, साधन नहीं है। और फिल्मी कलाकारों को, लोक कलाकारों को लेके ऐसा कोई सामाजिक संगठन या कोई व्यवसायी या ऐसा कोई संपन्न व्यक्ति या कोई नेता लोग भी उस तरह से अपना उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाए हैं जी, तो बहुत मुश्किल होगा। सरकार से एक बात जानी चाहिए कि लोक कलाकारों का या फिल्म कलाकारों का जो अपेक्षा है या जो स्थिति है उनको गंभीरता से ले, स्थिति को सुधारने के लिए ऊपर से उच्च स्तरीय सहयोग हो या एक प्रयास हो। चंद्रशेखर चकुर जी, जैसा कि आज की स्थिति है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और शहर में, राजधानी में और आसपास के छत्तीसगढ़ प्रदेश के शहरों में, गांवों में जो स्थिति हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें क्या ये सब कुछ फिर से शुरू करना उचित होगा? अब क्या है, कोरोना का जैसे शुरुआत हुआ था और लॉकडाउन हुआ, उस समय लोग तो स्वीकार किए, पूरा सपोर्ट भी किए जी, लॉकडाउन का भी सपोर्ट किए, पालन किए, जो भी नियम लागू हो सबको पालन किए जी। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद जो सामने आया कि लगातार लॉकडाउन हुआ और लोगों की स्थिति जब खराब हुआ, तो वो फिर कोरोना के लिए तो बहुत ज्यादा वो जिम्मेदारी निभाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे भी तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने से स्थिति खराब होगा जी, कैसे उनको स्वीकार करें। फिर भी डिस्टेंस बना के चल रहे हैं और बचने की भी कोशिश कर रहे हैं सार्वजनिक जगह में जाने के लिए। लेकिन अब तो खैर बरसात आने के बाद तो बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह सब भी बंद हो जाती हैं। बरसात में जुलाई अगस्त तक तो ज्यादा कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। लेकिन छोटे छोटे रूप में कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं, या अनुदान के रूप में, या सूचीबद्ध करना चाहिए कलाकारों का हारी के रूप में संस्कृति विभाग में किए हैं, उसको गंभीरता से लेके और उनकी समस्याओं को जानकर, देखकर, समझकर कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए, ताकि जिनका शूटिंग रुका हुआ है, जिनके फिल्म अधूरा है, वो पूरा कर सकें और नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर सकें, स्थिति सुधरने लगेगा। तो श्री चंद्रशेखर चकुर जी, आज आप जागरूकता के कार्यक्रम कोविड-19 में हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओ, कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में हम सबको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हर समय मास्क पहनना है, बार बार हाथों को धोना है, साफ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखना और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना है। इन बातों का ध्यान हमें रखना बहुत ही आवश्यक है। लगातार व्यायाम, कसरत, योग भी करते रहना चाहिए। अपना ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब अपने साथी अनिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।